चलिए आज जो देखते हैं, आज देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता देखने से पहले आपको पिछला लेक्चर याद होगा, जब हमने पिछले लेक्चर में पूरे भारतीय इतिहास को 3 कालक्रम में बांट दिया था। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा हमने बांटा था इसको ऐतिहासिक काल। ये जो हमने बांटा हुआ था स्रोतों के आधार पे कि हमें कौन से स्रोत किस काल में मिले और इस स्रोत के आधार पे हमने इसका वर्गीकरण किया हुआ था। फिर हमने प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल ले लिया हुआ था, आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता और तीसरा ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता की बाद की जो भी सभ्यता है उसको हमने ले लिया था। फिर हमने फर्दर प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण में, मध्य पाषाण में, नव पाषाण में बांटा था। फिर हमने फर्दर पिछले क्लास में पूरा पाषाण को भी निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण में बांटा हुआ था। आज जो हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल, इसके अलावा हमने पिछले क्लास में मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल भी हमने पढ़ लिया था। तो आज जो हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के कालखंड की बात करें ना, तो हड़प्पा सभ्यता जो है आज से 2500 BC पूर्व से 1750 BC पूर्व आपको ये सभ्यता मिलेगी। अच्छा ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको बुक में ये 2600 BC दिखेगी और 1800 BC तक दिखेगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 50-100 साल का एक अंतर आपको हर बुक में या कोई बुक में आपको मिल ही जाएगा। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, या उसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता हम इसलिए भी इसको कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी ना वो 1921 में साहिवाल जिले में, जो कि पाकिस्तान में है, वो हड़प्पा नामक जगह का खुदाई हुआ था। हड़प्पा नामक जगह का खुदाई हुआ था, इसलिए इस जगह का या उस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता हो गया। फिर दूसरा बात आता है कि हड़प्पा सभ्यता तो हम समझ गए कि हड़प्पा की खुदाई हुई पहले, तो हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। फिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी घाटी के आसपास ही पनपी है। आपको पता होगा सिंधु नदी घाटी यहां से निकलती है, फिर ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए निकल जाती है। फिर सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, फिर बहुत सारी कुरमू है, ये सब सहायक नदियां है। ये सभ्यता जो है अधिकांश सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही पनपी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों का पता चला तब यह मान के चला गया कि सिंधु घाटी के इर्द गिर्द ही इस सभ्यता का विस्तार है, इसलिए इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किया गया। हड़प्पा इसलिए क्योंकि पहली खुदाई हड़प्पा हुई, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि अधिकांश सभ्यता या अधिकांश नगर जो उस समय खोजे गए वो सिंधु नदी घाटी के आसपास ही खोजा गया था। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का अगर क्षेत्रफल देखें तो यह 12,99,600 किलोमीटर, तो देख लीजिए बहुत ज्यादा इसका क्षेत्रफल है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी। तो देखिए आपको पता होगा, इधर हम लेते हैं नॉर्थ, इधर हम लेते हैं साउथ, इधर लेते हैं हम ईस्ट और इधर लेते हैं हम वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखिए तो पूर्व में जो था आपका सुतका गंडोर तक था, जो कि बलूचिस्तान में है। उसी तरह आप पश्चिम में देखिएगा तो ये आलमगीरपुर तक था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर इसी तरह अगर आप दक्षिण में देखिएगा तो महाराष्ट्र देमाबाद तक फैला हुआ था, और उत्तर तक में देखिएगा तो मांडा जम्मू कश्मीर तक इसका फैलाव था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिणतम पॉइंट कौन था, उत्तरी पॉइंट कौन था, पूर्वी पॉइंट कौन था, या पश्चिम में कहां तक फैलाव था, इसको भी आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं मैप से, ये है मैप, इसका जो फैलाव था। अब ध्यान दीजिए इस मैप में ये जो आप देख रहे हैं ये है हड़प्पा सभ्यता का फैलाव, ये है हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका सुतका गंडोर है, यहाँ पे आप देखिएगा आलमगीरपुर है, पश्चिम में यहाँ पे आप देखिएगा देमाबाद है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो मांडा है। तो ये उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम फैलाव होगा। इधर भी आप देख सकते हैं मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे, ये देख लीजिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है मांडा किस नदी के किनारे है। सुतका गंडोर जो है आपको दासक नदी के किनारे मिल जाएगा। इसी तरह नर्मदा नदी के किनारे आपको देमाबाद मिल जाएगा, और हिंडन नदी के किनारे आपको आलमगीरपुर मिल जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में। तो इसका फैलाव देखिए, पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश यानी बलूचिस्तान से आलमगीरपुर, और जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक इसका फैलाव था। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता इतनी विलक्षण सभ्यता थी क्यों। तो देखिए इतनी विलक्षण सभ्यता इसलिए थी क्योंकि उसका जो शहरी निकाय था या नगरीय योजना थी ना, वो आज के टाइम से भी बहुत सुंदर थी। आज भी हम अपने शहरों में देखते हैं तो थोड़ा सा बारिश हो जाता तो नाले पे या रोड पे पानी इकट्ठा हो जाता, लेकिन उस समय जल निकासी की प्रणाली,
कच्चे मकान नहीं थे, पक्की ईंटों के मकान थे, इसलिए वो विलक्षण सभ्यता थी। तो अब भारत की पहली शहरी सभ्यता भी थी यही सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत की पहली सभ्यता कौन थी, तो हड़प्पा सभ्यता थी, भारत की पहली शहरी सभ्यता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना की बात करें तो इस सभ्यता में नगर की सड़कें और मकान जो है सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे, यानी कि प्लान करके बनाए जाते थे। पहले प्लान करने का मतलब है सड़कें जो है 90 डिग्री पे अपने आप को काटती थी। ये यहाँ से भी छोटे छोटे सड़कें निकली होगी यहाँ से, और ये इससे मिलती होगी। तो ये ना पूरा प्लान से बनाया जाता था। पहले सड़कें बनती थी, फिर पहले रोड बनता था, फिर पहले सड़क बनती थी, फिर इसके बाद आपके घर का निर्माण किया जाता था, सड़क के बगल में नाले का निर्माण हुआ होता था। तो ये पूरा प्लान था। तो और मकान जो बनाने के लिए हम पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। आज भी आप भारत में देखिएगा, भारत के 70% जनसंख्या अभी भी गाँव में बसती है, और गाँव में आज भी आप देखिएगा कि अधिकांश घर आपको अभी भी कच्चे मिल जाएंगे। ऐसे नहीं है कि अधिकांश मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे घर आपको कच्चे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो ईंटें थी, पक्की ईंटें, उसका भी एक निश्चित अनुपात था। ये नहीं था कि कुछ भी अनुपात है, इसका भी एक अनुपात था। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात था 4:2:1। लंबाई 4, चौड़ाई 2, और इसकी जो मोटाई थी 1 के अनुपात में थी। तो 4:2:1 में था, यानी कि वो साइंटिफिक थे। उन्हें पता था कि किस तरह के ईंटों का निर्माण करना है जो घर बनाने में उन्हें आसानी मिलेगा और घर पे एक मजबूत जोड़ रहेगा। ध्यान रखिएगा कि जो भी नगर थे हड़प्पा सभ्यता में, अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे। जैसे मान लीजिए कि ये हड़प्पा सभ्यता का नगर है, ये पूरा नगर, तो ये ना 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो था आपका दुर्ग, ठीक है, और दूसरा होता था निचला शहर। निचला शहर इसको हम बोलते थे दुर्ग। दुर्ग की भी कुछ क्वालिटी थी। एक तो उसे ऊंचे स्थान पे बनाया जाता था, ऊंचा स्थान पे, और दूसरा दुर्ग को है ना दीवार से घेर दिया जाता था। दुर्ग को दीवार से घेर दिया जाता था कि निचला शहर से वो अलग हो जाए। अब दुर्ग को दीवार से घेरा गया ऊंचे पे, तो इसके कुछ विशेष है कि वहां पे शासक वर्ग रहते होंगे। अब शासक वर्ग कौन थे? जनतंत्रात्मक था, जनता द्वारा चुना जाता था, या राजतंत्रात्मक था, ये अभी पता ही नहीं चला है। क्योंकि हमें सिर्फ इस सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी मिली है, सिर्फ हमको पुरातात्विक चीजों से ही हमें ये जानकारी मिली है। तो कोई ग्रंथ नहीं मिला। ग्रंथ मिला भी है, लिपि मिली भी है, तो उसको हम पढ़ ही नहीं पाए। तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, उसका राजनीतिक व्यवस्था कैसा था? हाँ, महल दिखता है तो उससे पता चल जाता है कि होगा। दुर्ग है, ऊंचा पे, दीवार से घिरा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज सब है वहां पे, तो लगता है कि कोई शासक वर्ग होगा जो पूरे इतने बड़े सभ्यता पे राज करता होगा। लेकिन ये नहीं पता कि है, था ही, राजा था या कैसे था, ये बिल्कुल पता नहीं चला है। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ था निचले शहर से इसको अलग किया गया था। ध्यान रखिएगा कि दुर्ग में ही खाद्य भंडार, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं, इंपॉर्टेंट ऑफिस, धार्मिक इमारतें और कुछ जन इमारतें भी थी। और निचले भाग में जो था, शहर का निचला भाग, दुर्ग के अलावा वहां पे सामान्य लोग रहा करते थे। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता थी इसकी जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली, नाली के द्वारा जो जल को निकाला जाता था। जल निकास प्रणाली में ये कहा गया है कि पहले हो सकता है संभवतः पहले नालियां बनाया गया हो, रोड के किनारे नाली बनाया गया हो। और अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि आज भी आप देखिएगा कि भारत की नालियों को ढका नहीं, लेकिन वहां पे नालियां ढकी हुई रहती थी। पहले नाली, रोड बनाया गया हो, फिर इसके अगल बगल घर बनाए गए हो। संभवतः यही हुआ होगा। और प्रत्येक घर का एक किनारा आपको नाली से टच हुआ मिलेगा, यानी कि घर में जो भी पानी निकास होता है वो नाली में जाता था और नाली से अपने जगह पे चला जाता था। तो इसकी जो अनूठी विशेषता थी वो इसकी जल निकास प्रणाली भी थी। अच्छा, सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति, जालनुमा बनाया गया था। ग्रिड पद्धति का मतलब कुछ इस तरीके से होगा, इस पद्धति से, कुछ इस पद्धति से भी होगा। छोटी छोटी सड़कें, ये पहले बड़ी सड़कें, फिर छोटी छोटी सड़कें, फिर इसमें भी छोटी छोटी सड़कें। तो जालनुमा और ग्रिड पद्धति से इसको बनाया गया था। सड़कों को भी, गलियों को भी, और सड़कों के किनारे ही नालियां थी तो नालियों को भी। छोटी छोटी नालियां, फिर बड़ी नालियां, फिर बड़ी नाली से और भी बड़ी नाली में ये नालियां जुड़ जाती होगी। ऐसा जान पड़ता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई और फिर उनके अगल बगल में मकान का निर्माण कर दिया गया। नाली बनाई गई, गली बनाई गई, फिर बड़ी नाली, फिर बड़ी गली और फिर रोड बनाया गया। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो घर के दरवाजे थे और खिड़कियां थी, सड़क के तरफ नहीं खुलता था, पीछे दरवाजे की ओर खुलता था। और इससे ये
खुलता था, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है कि लोथल में पीछे की ओर दरवाजे नहीं खुलते थे। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर के सामने ही आपको कुआं होता था। वो इसलिए भी रखा जाता था कि जो राहगीर आते जाते हैं वो अपना पानी का सेवन है वो आराम से कर सकते हैं, या घर में प्रवेश करने से पहले जो लोग घर में प्रवेश करेंगे वो अपना हाथ पैर धो लेंगे। कई जगह 2 मंजिला मकान भी मिला है। 2 मंजिला मकान में ऊपर पानी चढ़ाने के लिए एक बर्तन रखा जाता था जिससे पानी ऊपर पहुंचता था। तो ये सब भी सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ जानकारियां थी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, मकान में स्नानागार जहाँ पे लोग स्नान करते थे, नहाते थे, वो प्रमुखतः गली अथवा सड़क के नजदीक बनाया जाता था, जो स्नानागार का पानी नहाने के बाद आराम से नाली में चले जाए। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों और इसकी स्थिति तथा परिचय। देखिए, सिंधु सभ्यता बहुत लंबा चौड़ा में फैला था, 12,99,000 स्क्वायर किलोमीटर में। तो उसको हमने जगह में, बलूचिस्तान में कौन से क्षेत्र है, सिंधु में, पंजाब में, गुजरात में कौन से क्षेत्र मिले, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, जिसमें भारत वाला आपको याद ही रखना है। अब देखिए, बलूचिस्तान में मिला है डावरकोट, सुतके गेंडोर, सिंधु में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चन्हूदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, रोपड़, बारा, संगोल। हड़प्पा जो है पाकिस्तानी पंजाब में, ध्यान रखिएगा। गुजरात में रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, राजस्थान में आपको इंपॉर्टेंट है कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में लास्ट वाला है आलमगीरपुर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं बारी बारी से सबका देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, डावरकोट जो था जगह वो बिंदार नदी के मुहाने पे मिला हुआ है। सुतका को जो है ये बंदरगाह में होकर समुद्री तट था और समुद्र से दूरवर्ती भूभाग के मध्य व्यापार का केंद्र रहा होगा। यहाँ पे सुतका को में बंदरगाह नहीं था जहाँ से नाव वाव चलता था, लेकिन व्यापारिक केंद्र था। सुतका गेंडोर की बात करें तो ये दासक नदी के किनारे मिला है, बंदरगाह था और संभावना है कि सिंधु सभ्यता और फारस और बेबीलोन के मध्य होने वाले व्यापार में सुतका गेंडोर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यानी कि इसी जगह से फारस की खाड़ी और बेबीलोन के साथ व्यापार होता होगा। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने एक बौद्ध स्तूप का वहां पे उत्खनन करवा रहे थे, तभी ये सभ्यता मिली। तो ध्यान रखिएगा, राखलदास बनर्जी। ये सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पे स्थित है मोहनजोदड़ो। और इसके बारे में एक तथ्य और भी याद रखिएगा कि इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इससे। मोहनजोदड़ो के बाद देख लेते हैं कोटदीजी। 1935 में धुरिये ने कुछ बर्तन यहाँ से प्राप्त किया था और 1955-57 में फजल अहमद ने इस स्थल का उत्खनन करवाया। अच्छा, याद ध्यान रखिएगा, कोटदीजी सिंधु सभ्यता के नीचे भी एक सभ्यता मिली। सभ्यता तो नहीं बोलेंगे, संस्कृति मिलेगी। संस्कृति छोटे लेवल पे रहती है, सभ्यता बड़े लेवल पे काम करती है। तो एक संस्कृति भी मिली जिसे कोटदीजी संस्कृति कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक संस्कृति के ऊपर दूसरी संस्कृति, दूसरी संस्कृति के ऊपर तीसरी संस्कृति, इस तरह संस्कृतियों का विकास होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चन्हूदड़ो में यह सिंधु सभ्यता के पूर्व की संस्कृतियां, जो सिंधु सभ्यता से पहले भी संस्कृति थी, झूकर संस्कृति और झागर संस्कृति के भी अवशेष यहाँ से मिले। चन्हूदड़ो से ध्यान रखिएगा, लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। पंजाब में बात करते हैं हड़प्पा, सबसे पहले इसी को खोजा गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता मिला। 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने इस स्थल को खोजा था। ये जो स्थल है रावी नदी के किनारे है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इससे क्वेश्चन बहुत बनता है कि ये हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, किसने इसको खोजा, ये सब बनता है इससे। रोपर की बात करें तो सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त रोपर से 5 अन्य सिंधु उत्तर संस्कृतियों के अवशेष मिले। अब सिंधु उत्तर संस्कृति का अर्थ क्या है? देखिए, 2 चीज याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता थी तो उसको प्राक सिंधु सभ्यता कहा गया, यानी कि सिंधु से पहले। और सिंधु के बाद सिंधु सभ्यता जो खत्म हुई, इसके बाद जो सभ्यता हुई उसको उत्तर सिंधु सभ्यता या सिंधु उत्तर संस्कृति भी कहा गया। अच्छा, यहाँ से ध्यान रखिएगा, आभूषण मिला है, कुल्हाड़ी मिला है, चाट फलक, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से कब्रिस्तान भी मिला है। रोपर के बाद चलते हैं रंगपुर, गुजरात में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, काठियावाड़ में मिला और यहाँ पे गोदी भी मिली है। गोदी का मतलब बंदरगाह मिला है जहां से व्यापार किया जाता था, आंतरिक भी और बाह्य भी। ये भी ध्यान रखिएगा। मनकों का एक कारखाना भी मिला। मनकों का मतलब जो आभूषण में जो मनके ये लोग यूज करते थे वो मिला। हाथी के दांत भी मिले, और हाथी के दांत मिले तो इसका संभावना है कि वे लोग हाथी को पालते भी थे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। धोलावीरा, यहाँ के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित है और धोलावीरा में सबसे बेस्ट जल संरक्षण तकनीक माना जाता है। तो क्वेश्चन भी आ जाता है, जल संरक्षण तकनीक में कौन सा जगह विशिष्ट स्थान रखता था? तो धोलावीरा। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, अधिकांश नगर जो है 2 हिस्सों में बाकी बटे हुए थे, दुर्ग और निचला सर। लेकिन धोलावीरा एक्सेप्शन था जो 3 नगरों में विभाजित था या 3 जगहों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग तथा निचला सर।
तो ये 3 भागों में विभाजित था। पूरे हड़प्पा सभ्यता में हमें एक जगह स्टेडियम मिला है और वो जो था धोलावीरा में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला जहाँ पे खेल युगल का आयोजन हुआ करता था। गुजरात के बाद चलते हैं राखीगढ़ी। यहाँ सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं और सिंधु लिपि युक्त जो लिपि हम पढ़े नहीं पाए उसका एक मुद्रा भी मिला है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और कुछ तांबे के उपकरण भी मिले हैं आपको राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी का है हरियाणा, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राखीगढ़ी की स्थिति किस राज्य में है। अब आते हैं बनावली। यहाँ से पुरातात्विक समय तांबे के बानाक्र, उस्तरे, मनके, पशु और मानव मूर्तियां मिली है। बाट बटखरे जिससे तोला जाता है सामान को, मिट्टी की गोलियां, बच्चे के खिलौने टाइप के, सिंधु लिपि में अंकित लेख वाली मुद्रा आदि प्राप्त हुई है। तो बनावली से भी ध्यान रखिएगा। बनावली से एक चीज और ध्यान रखना है, मिट्टी के हल भी जो है बनावली से मिले हैं, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। मिट्टी के हल। बनावली के बाद चलते हैं कालीबंगा। राजस्थान प्रांत में है ये और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि घग्गर नदी जिसको हम प्राचीन में सरस्वती नदी कहते थे, ये कालीबंगा उसी के किनारे स्थित है। यहाँ के खुदाई में 2 टीले मिले, दोनों टीले सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए थे। तो कालीबंगा के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा जुते हुए खेत मिले हैं वहीं कालीबंगा से, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आलमगीरपुर। इसके बारे में याद रखिएगा, हिंडन नदी के तट पे मिला है और भारत का सबसे पूर्वी नहीं कहेंगे, सबसे पश्चिमी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी जगह था आलमगीरपुर। अब चलते हैं थोड़ा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी स्थिति को देख लेते हैं। अब देखिए हड़प्पा 1921 में खोजा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, दयाराम साहनी ने खोजा, रावी के किनारे पाकिस्तान में अभी इसकी वर्तमान स्थिति। मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी के दाहिने किनारे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुत्काकेंडो 1927 में ऑरल स्टाइल एंड जॉर्ज डेल्स ने खोजा, ये दसक नदी के किनारे है, दासक नदी के किनारे। चन्हुदड़ो सिंधु के बाएं किनारे है। कालीबंगा बीबी लाल और बी के थापड़ ने खोजा है, घग्गर नदी के किनारे। कोट दीजिए फजल अहमद ने खोजा, सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे, रंगनाथ राव ने खींचा नहीं, खोजा। तो इस सब चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। अच्छा, क्वेश्चन भी इसमें बना है कि लोथल इसमें से किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। बनावली रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा है। धोलावीरा को भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा है, लूनी में, लूनी नदी के किनारे राजस्थान में। सुरका कोटा जगपति जोशी ने कच्छ के रण में मिलाई है। राखीगढ़ी को प्रोफेसर सूरजभान ने खोजा है। बालाकोट को GF डेल्स ने खोजा है, जो कि बिंदार नदी में पाकिस्तान में इसकी स्थिति है। तो इस सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि। ठीक है, सिंधु सभ्यता में 400 से ज्यादा लिपि खोज चुके हैं, लेकिन अभी तक हम इसको पढ़ नहीं पाए। इसी के लिए इसको हड़प्पा सभ्यता को हमने आदि ऐतिहासिक काल में रखा था, क्योंकि इसकी लिपि को है ना हम डिकोड ही नहीं कर पाए कि वो कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले सिंधु लिपि के लगभग 400 चिन्ह हमें मिले, चिन्ह मिले। लिखावट जो है सामान्यतः बाई से दाई है, जैसे बाई से दाई। आप कहिएगा ये कैसे पता चलता है कि लिखावट बाई से दाई है? तो इसका एक कारण है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं बाई से, फिर अगर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, फिर जैसे जैसे जाते हैं वहाँ पे छोटा छोटा लिखने लगते हैं। इससे पता चलता है कि लोग जो है नॉर्मल इधर लिखते हैं। अब जो इधर से इधर लिखते होंगे वो इधर बड़ा लिखते होंगे, इधर आते आते थोड़ा छोटा हो जाता होगा इनका शेप। तो इससे पता चलता है कि वो कैसे लिखते थे। अच्छा, सिंधु लिपि पढ़े पाने में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं, डिकोड नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या लिखा हुआ था। यहाँ पे लंबे अभिलेख भी नहीं मिले जो आराम से हम पढ़ पाए, छोटे छोटे अभिलेख मिले हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि हम क्यों नहीं पढ़ पाए, तो ये चिन्ह है किसी ध्वनि, वस्तु अथवा विचार का द्योतक है। अधिकांश लिपि जो है ना वो भावात्मक और कलात्मक है, कलात्मक नहीं है, भावात्मक चित्रात्मक है, कि हमारा भाव क्या है, उस भाव को लिपि के सहारे, चित्र के सहारे ना, चित्रात्मक लिपि के सहारे उसको उकेरा गया है। तो इससे हम डिकोड नहीं कर पाए कि ये जो लिपि है या ये जो ध्वनि है वो किस चीज को कह रही है। तो अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए। सोचिए 1921 में हमने उसे खोजा और आज 2023 चल रहा है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हम कुछ भी डिकोड कर पा रहे हैं, फिर भी हम उसे डिकोड नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या कहा था। अब चलते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ प्रमुख चीजों पे। ठीक है, किसी भी सभ्यता के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको इस सब चीजों के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा कि राजनीतिक संरचना कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसा था, उसका समाज कैसा था, धर्म कैसा था, और सबसे लास्ट उसका खात्मा कैसे हुआ। तो खात्मा तो हम बस इसी में पढ़ेंगे,
बाद बाकी हर एक चीज में, चाहे वैदिक सभ्यता पढ़े या मौर्य समाज पढ़े, तो हम ये सब चीज देखेंगे कि राजनीतिक संरचना कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसा था, समाज कैसा था, धर्म कैसा था। और देखिए इतिहास पढ़ने में मेन चीज जो देखा जाता है वो तथ्य नहीं याद रखने होते, मेन चीज देखना है कि निरंतरता कहां तक थी और परिवर्तन कहां तक था। यानी मान लीजिए कोई चीज शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, यहाँ कोई चीज शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, यहाँ कोई चीज शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, यहाँ कोई चीज शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, यहाँ हो सकता है कोई चीज यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, कोई चीज यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म, कोई चीज यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म, कोई चीज यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म, कोई चीज यहाँ 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 यहाँ। अब देखिए कुछ चीज जो है यहाँ है, यहाँ आ गया, कुछ चीज यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आ रहा है, कुछ चीज यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आ रहा है। तो इसको ना निरंतरता और परिवर्तन कहते हैं कि कोई चीज परिवर्तन हो रहा है, एक टाइम में शुरू हुआ दूसरे टाइम में खत्म हो गया, ठीक है, एक टाइम उस समय है उसमें निरंतरता चली आ रही है, समझे। तो इतिहास में जो है ना मेन हमें देखना होता है निरंतरता कहाँ तक थी और परिवर्तन कहाँ से शुरू हो गया, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, आज भी आपको हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएगी जो आज भी हम इस चीज को मानते हैं या यूज करते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग वृक्ष की पूजा करते थे, आज भी आप चले जाइए वृक्ष की पूजा होती है, तो ये निरंतरता है, समझे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम सब चीज में देखेंगे। अच्छा, राजनीतिक संरचना के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिली है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबकी संभावना है, कोई राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता था, राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। लेकिन कहा जा रहा है, क्लियर नहीं है। देखिए इतना क्लियर है कोई शासक वर्ग था, क्योंकि दुर्ग है, दुर्ग ऊंचे स्थान पे है, तो कोई विशिष्ट लोग होंगे जो वहां पे शासन करते होंगे, और इतना बड़ा नगर है तो भाई शासन तो होता होगा। लेकिन क्लियर नहीं है जनता चुन के भेजती थी या कोई शासक या राजा था, कोई क्लियर नहीं है। व्हीलर के अनुसार शासन जो है मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी, यानी कि मध्य वर्ग के लोग वोटिंग करते थे, शासक को चुनते थे और उस शासक में धर्म की महत्ता थी, यह व्हीलर बोलता है, लेकिन क्लियर नहीं है। आते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से बहुत चीज पता चल जाता है कि वो नगरीय योजना किस तरह से आगे बढ़ रही थी। देखते हैं अर्थव्यवस्था। ये जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो थी, इतनी जो डेवलप सभ्यता थी, उसका मेन था यहाँ उन्नत कृषि था और व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। व्यापार दोनों होता था, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों होता था, कृषि भी होती थी। तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज इंपॉर्टेंट था, दोनों चीज डेवलपमेंट के फेज में था। व्यापार जो था आंतरिक और बाह्य दोनों होता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी होता था और हड़प्पा सभ्यता के बाहर भी होता था। अच्छा, व्यापार होने के लिए बंदरगाह थे, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन, और आपको याद होगा पीछे हमने बताया हुआ था कि व्यापार होता था, इसीलिए नदियों के किनारे ही आपके मेन अन्नागार बसाए जाते थे कि अगर गांवों से, ग्रामीण इलाकों से शहरों में जो अन्न लाए जाएंगे तो नदी के किनारे ही अन्नागार को लगाया जाता था। तो बंदरगाह इंपॉर्टेंट थे, समझे। इस सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली भी थी और माप तोल की एक गुणक 16 गुणक में थी, यानी कि एक स्टैंडर्ड फिक्स था कि मापा जाएगा इस तरह से। ये नहीं कि इतना बड़ा जगह तो हर जगह अपना अपना माप चलेगा, नहीं, एक जगह एक जैसा माप चलेगा, स्टैंडर्ड था। ध्यान रखिएगा इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राव, मटर, तिल, सरसों, कपास की खेती करते थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कपास की खेती को वे लोग सिंडन कहते थे, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय हड़प्पा सभ्यता को जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बराबर आ जाता है। और कपास को यूनानी जो है सिंडन कहते थे, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। कृषि कार्य हेतु पत्थर और कांसे के औजार का प्रयोग करते थे, और यहाँ पे फाल नहीं मिला है लोहे का, तो संभवतः ऐसा होता है कि ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। अब ये कैसे पता चला है, तो बनावली में मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल बच्चे लोगों ने बनाया हुआ मिट्टी का हल। और देखिए एक चीज क्लियर है, जो आप सोचते हैं, सॉरी जो आप देखते हैं वही चीज आप बनाते हैं। तो हो सकता है बच्चों ने खिलौना हल देखा होगा, उन्होंने मिट्टी के हिसाब से वो ढांचा बना दिया होगा, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो लोग हल को जानते थे। लेकिन ये नहीं है लोहा का खोज नहीं हुआ था, तो इतना क्लियर है कि लोहा का खोज नहीं था तो लकड़ी के हल का यूज करते होंगे या तांबा उमा लगा देते होंगे, तो ये क्लियर था। सिंधन नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी। अब देखिए भारत बड़े बड़े शहर है, वहाँ पे तो खेती होती नहीं है, तो वहाँ पे जो कृषि पदार्थ है आपूर्ति है वो ग्रामीण क्षेत्रों से होती है, तो यहाँ भी होता था। और अन्नागार जो है मेन धन को रखने वाला जो था वो जो है नदियों के किनारे बसाए जाते थे। अब आते हैं समाज। अब देख लेते हो वहाँ का समाज कैसा था। समाज के बारे में बात करें,
ये समाज जो है संभवतः मातृसत्तात्मक था, यानी कि पुरुष से ज्यादा माताओं की चलती थी। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ समाज में विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी और श्रमिक वर्ग सबकी मौजूदगी थी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये लोग युद्ध प्रेमी नहीं थे, युद्ध नहीं ज्यादा करना चाहते थे, अहिंसावादी थे, प्रेम से रहना चाहते थे। आवासों की संरचना हमें यह बताती है कि यहाँ पे आर्थिक विषमता थी, यानी कि ऊंच नीच था। ऊंच नीच जाति का आधार पर नहीं। आवासों देखिए, जो अमीर होंगे उनके आवास अच्छे होंगे, जो गरीब होंगे उनके आवास थोड़ा कच्चे होंगे या खराब हालत में होंगे। तो इस आवासों की संरचना से हमें पता चलता है विषमता तो थी समाज में, ऐसा नहीं था कि सब समान थे, विषमता थी। अब मान लीजिए किसी का घर 2 मंजिल है, किसी का घर 1 मंजिल भी नहीं और कच्चा है। अब हर घर कोई ईंट का नहीं हुआ होगा, तो इससे पता चल जाता है विषमता है। मान लीजिए कि सबका घर स्क्वायर में बना है और किसी का घर सर्कुलर है, तो इससे पता चलता है कि नहीं विषमता तो थी। स्त्री और पुरुष यहाँ पे दोनों आभूषण पहनते थे। आज भी हम लोग पुरुष आज भी आभूषण पहनता है हमारे अभी भी वर्तमान में, और स्त्री तो पहनती ही है। चन्हुद्रों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ के लोग सूती और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, यानी सूती वस्त्र को भी जानते थे, ऊनी वस्त्र को भी जानते थे। ऊनी वस्त्र है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं ये भेड़ को पालते थे, इससे ये भी पता चलता है। तो इस चीज को ध्यान रखा कीजिए। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मांसाहारी कैसे पता चला? तो मछली के हड्डी प्राप्त हुए, तो इससे पता चल गया कि ये लोग मांसाहारी थे, अशाकाहारी तो थे ही। खाली टाइम में जब उनके पास टाइम रहता था वो चौपड़ और पासा खेलते थे। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब वो अपना संस्कार करते थे, अपना नहीं, जब वो कोई मर जाता था तो उसका संस्कार करता था, तो 3 तरह के संस्कार थे। समाधिकरण का संस्कार था, एक तो पूर्ण समाधिकरण कर लो, एक आंशिक समाधिकरण था, और एक फिर था दाह संस्कार, जला दीजिए। सिंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रेमी नहीं थे, शांति प्रिय ये जैसे थे। अब आते हैं धर्म की बात पे। धर्म में जो था कि हर चीज की पूजा करते थे, मानव, वृक्ष, पशु, तीनों रूप की, तीनों लोग की पूजा करते थे। अधिकांश जो पूजा था उनका प्रकृति था, प्रकृति की पूजा वो लोग ज्यादा करते थे। बलि प्रथा के दृश्य होने के आधार पर हम कह सकते हैं कि बलि प्रथा का भी अनुमान है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ ये लोग मातृदेवी, रुद्र देवता, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रकृति पूजा। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और कहा जा सकता है कि अग्नि और स्वास्तिक आदि की भी पूजा की जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह आपको याद होगा, इसकी भी पूजा की जाती थी। स्वास्तिक और चक्र जो है सूर्य पूजा के प्रतीक थे। सिंधवासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए इन्हें दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे कि ये पुनर्जन्म करते थे। तो ध्यान रखिएगा, सिंधव सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। इनमें धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक और व्यवहारिक था। इहलौकिक का मतलब ये लोग, परलौकिक नहीं था कि आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष है, मृत्यु के बाद क्या होगा, ये सब बिल्कुल नहीं। इहलौकिक और व्यवहारिक मतलब हमें किससे फायदा मिलेगा? वृक्ष से हमें फायदा, वृक्ष की पूजा करो। सांप से फायदा, सांप की पूजा करो। प्रकृति से हमें फायदा मिलता है, प्रकृति की पूजा करो। इहलौकिक था, व्यवहारिक था, इसी लोक से हमें संबंधित था, परलौकिक नहीं था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः या बोला जाए तो यहीं से आपको मिलता है। तो मूर्ति पूजा का सबसे पहले जो शुरुआत हुआ हड़प्पा सभ्यता से ही हुआ। हड़प्पा से एक मृत मूर्ति के गर्भ में एक पौधा निकला है, जिसमें यह दिखाया गया है कि ये जो पौधा निकला है ये उर्वरता की देवी का प्रतीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से काशी की नर्तकी मिली है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा बात कर लेते हैं, पता नहीं इसका कैसे हुआ। तो कहा गया कि बाय और आया आक्रमण हुआ होगा, क्लियर नहीं है। कोई कह रहा है कि बाढ़ आ गया होगा, इतने लंबे क्षेत्र में बाढ़ आना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है, सारी सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन को भी दर्शाता है कि हाँ अभी भी आप देख रहे हैं कि ये एरिया जो है सूखा वाला एरिया उड़ते जा रहा है और पूर्व की ओर सभ्यता का विकास हुआ। और हो सकता है प्राकृतिक आपदा ऐसी आ गई हो जिससे ये सभ्यता विकसित अवस्था में नहीं पहुंच सके। तो चलिए, सेशन अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।